आज का मुद्दा में अब चलते हैं अपने सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी के पास, जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। शुक्रिया। और इस वक्त यहाँ पर मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। जंतर मंतर एक बार फिर सुर्खियों में है और यहाँ से जो आवाज, जो यहाँ से मुद्दे उठ रहे हैं, वो संसद के भीतर भी बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और यहाँ सड़कों पर भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं, तमाम फिल्म एक्टर मौजूद हैं। एक बार फिर यहाँ पे झंडे लहराए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, इस वक्त जो ताजा खबर है वो हम सबसे पहले अपने संवाददाता अमित पांडे जो हमारे साथ एकदम मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त अपडेट क्या है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और जो कि जिन्होंने आज मंच साझा किया। तो अमित, इस वक्त क्या है, कहां है वो और आज के अपडेट क्या है इस वक्त का? देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो ओरिजिनल प्रोग्राम ये था कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आना था और यहाँ पर अन्ना के साथ मंच अपना साझा करना था। लेकिन हुआ ये कि वो गए वहाँ पर दूसरे मंच से उन्होंने मंच साझा किया। NAPM का जो मंच था इससे थोड़ी ही दूर था। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको लेकर यहाँ पर विवाद है। उनका ये कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार अन्ना जिनके मंच के तले, बैनर के तले पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है, वो यहाँ पर अभी तक नहीं आए। वो यहाँ और केजरीवाल के साथ वो दूसरे मंच पर उन्हें मंच साझा किया। तो यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहा शुरुआत में। कंफ्यूजन भी है और थोड़ा ये विवाद भी है। इनके समर्थकों को यहाँ पर बातचीत समझ में आ नहीं रही है। जी, हमें अमित से जानकारी लेते रहेंगे और जानकारी के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जब आज सबसे पहली जो खबर यह थी कि आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर आने वाले, वही जंतर मंतर जिसमें 2 बार या तीसरी बार है जब वो यहाँ पर अन्ना हजारे जंतर मंतर पर किसी आंदोलन के साथ बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन आज सुबह जो खबर थी वो 3 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं। हम अपने गेस्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या था उस वक्त माहौल, क्या रहा बातचीत का सिलसिला और किस तरह मंच साझा किया। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन जैसी अटकलें थी, कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि अन्ना के मंच पर उन्हें जगह भी मिली। अब तक पक्ष और पार्टी को मंच से दूर रखने का ऐलान करने वाले अन्ना एक वादे से पलटते दिखे। अरविंद ही नहीं, MDM के नेता वाइको भी मंच पर केजरीवाल के साथ ही जम गए। इस दौरान कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगर हम इस देश का सही विकास करना चाहते हैं तो देश की जनता को साथ लेकर काम करना पड़ेगा। देश की जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो जनता आपके ऊपर बुलडोजर चला देगी। अन्ना अरविंद का ये मिलन भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हुआ, लेकिन इस मिलन से पहले अन्ना के तेवर कुछ नरम दिखे। राजनीतिक दल के लोग भी इसी देश के हैं और सरकार चलाने वाले लोग भी इसी देश के हैं और जिन पर अन्याय हो रहा है वो किसान भी इसी देश के हैं। अगर जिन किसानों पर अन्याय होता है तो सब मिलकर उस अन्याय को दूर करने का कोशिश करे तो क्या बिगड़ गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, जंतर मंतर पर गहमा गहमी बढ़ती गई। अन्ना हजारे के धरने में दूसरे दिन कुछ पुराने चेहरे भी नजर आए, कुछ मंच पर तो कुछ आम लोगों के बीच। सड़क से हटकर संसद में भी बिल का शोर सुनाई पड़ा। कामकाज शुरू हो उससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद भवन के मुख्य दरवाजे के सामने प्रदर्शन करने लगे। नारेबाजी और मुंह पर पट्टी साथ साथ। संसद के दोनों सदनों के अंदर का मंजर भी अलग नहीं था। राज्यसभा में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया तो वित्त मंत्री इसके बचाव में उतर आए। पूरे देश की सहमति इस पे थी। जब ये संसद में पास हुआ है, बीजेपी भी उसमें शामिल थी, अगर सरकार को इस पे कोई भी चर्चा करनी थी, पहले बरसों लगे थे। किसानों के संगठनों से बात हुई, राज्य सरकारों से बात हुई। यहाँ एक नया तरीका है बिना किसी से बात किए मनमानी करना। इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता जो सदन को बाईपास करे। मेरे मित्र आनंद शर्मा जी याद रखें कि इस देश में आज तक 636 ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं। उसमें से 80% तब आए हैं जब आनंद शर्मा जी की पार्टी सरकार में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे लौटने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक बिल किसानों के हित में है और विपक्ष के आरोपों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए।
लेकिन इस बिल को लेकर एनडीए में भी फूट के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। राजू शेट्टी के बाद शिवसेना ने भी बिल पर सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। भूमि अधिग्रहण कानून अगर सिर्फ कुछ कारपोरेट घरानों को हित में रखकर बनाया गया है तो शिवसेना उसका समर्थन नहीं करेगी। सदन में और बाहर हम हमारी बात रखेंगे। अपने परायों के तेवर देख बीजेपी के भी कान खड़े हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसान संगठनों के सुझाव के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार और पार्टी दोनों ने दिमाग और रास्ते खुले रखे हैं। भूमि अधिग्रहण के विरोध में अन्ना ने अपना आंदोलन तो शुरू कर दिया है और काफी हद तक वो समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो भूमि अधिग्रहण कानून को वापस नहीं लेगी। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर रहेंगी कि आने वाले दिनों में मांगे न सुने जाने पर अन्ना का क्या रुख होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। जी, तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ पैनल पे कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संबित पात्रा साहब मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और कांग्रेस रागिनी नायक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है तमाम गेस्ट पैनल्स में मौजूद हैं। विनोद अग्नोत्री जी जाने माने जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, और यहाँ पर हमारे साथ विजय लोचब जी हैं, एक्स MLA, और मंगल ढिल्लन जी, और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तमाम यहाँ पे भी आए हैं। सब जुड़ने के बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक है। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संबित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा दौर है। संसद के भीतर भी और सड़क पर भी आंदोलन इस वक्त दिल्ली में खड़ा हुआ है। पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा संबित जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का एक फॉरवर्ड लुकिंग बिल, एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्डिनेंस ये सरकार लेके आई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। पॉइंट बाय पॉइंट जो प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा मैं उसका रिबटल दूंगा, मगर ये लोकतंत्र है। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को लगता है इसमें कुछ सजेशन होना चाहिए, जैसे आदरणीय अन्ना जी को भी लगा है, स्वाभाविक रूप से सजेशंस आर वेलकम। जो भी वो सुझाव देंगे वो स्वागत योग्य है। हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। पार्लियामेंट बना ही इसलिए है क्योंकि वहां चर्चा हो सके। पॉइंट बाय पॉइंट हर विषय पे चर्चा जरूर की जाए। जैसे मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है, मैं रागिनी के पास आ रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जो सहमति है, किसानों की सहमति, वो बिंदु क्यों हटा दिया आपने इस अध्यादेश में, इस बिल में ये सहमति का बिंदु क्यों हटाया, जो कि सबसे ज्यादा नागवार गुजर रहा है किसानों को? देखिए, दो चीजें हैं। पहला विषय है, जब ये भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस ने 2013 में पारित किया संसद में, उसके पश्चात कई बैठकें राज्यों के साथ हुई। 27/6/2014 को फाइनल बैठक हुए तमाम राज्यों के, जिसमें 30 राज्य मौजूद थे, उन राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स के साथ। सभी राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने ये एक चिट्ठी सौंपा है जिसमें उन्होंने हर पक्ष पे, कॉन्सेंट एंड पब्लिक पर्पस का विषय हो या डेफिनेशन ऑफ अफेक्टेड फैमिली हो, सब पे उन्होंने अपनी राय रखी। उनके अनुसार आप देखिए, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां की बीजेपी की सरकार नहीं है, इन सभी राज्यों ने कहा कि आपको जो कॉन्सेंट का क्लॉज है उस पे ध्यान देना होगा। इतना ज्यादा कॉन्सेंट के क्लॉज को रखने से जिन विषयों पे आप भूमि अधिग्रहण करना चाहते हो हम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने जो ऑर्डिनेंस रखा है उस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड। अगर हरियाणा के सरकार को, अगर असम के कांग्रेस के सरकार को लगता है कि उन्हें ये प्रावधान नहीं लगाने हैं तो उनको वो छूट है। असम की सरकार कॉन्सेंट कराए, उनको छूट है। जी रागिनी, आपको तो इस वक्त जो लग रहा होगा सरकार गिरी है, लेकिन यही दृश्य 2012, 2013 में बिल्कुल विपरीत थे उस वक्त। इससे सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन आज सरकार बीजेपी की है। रागिनी। प्रतीक जी, मैं तो अपनी बात की शुरुआत ऐसे करना चाहूंगी कि भारतीय राजनीतिक परिवेश में लोकतांत्रिक दखल की, मैं आपको सुन रही हूं प्रतीक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रतीक जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, मैं कहना चाह रही हूं कि भारतीय राजनीतिक परिवेश में लोकतांत्रिक दखल की गुंजाइश को भी खत्म कर देने पर आमादा भारतीय जनता पार्टी
कहीं ना कहीं बहुमत को मनमानी का पर्याय मान रही है। और इसी मनमानी के चलते कृषि विरोधी और किसान विरोधी कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए देश पर थोपने की और किसानों पर थोपने की बहुत ही पुख्ता कोशिश इन्होंने की। और आज जब तमाम विरोधी, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, आप भी यहाँ पर विरोध जी रागनी, यहाँ पर विरोध मनमाने ढंग से हो रहा है कि यानी मनमाने ढंग से कहीं सरकार को बहुत बहुमत है, मनमाना ढंग से वो काम कर रही है, इस पर विरोध है या मुद्दों पर विरोध है? यानी या फिर लगता है कि जो मुद्दे थे वो सहमति के बिंदु थे? आपने मुझे नहीं सुनिए प्रतीक जी, आपने अपने तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए एक ऐसे कानून को के प्रावधानों को खारिज करना जिसको पार्लियामेंट पहले ही स्थापित कर चुकी है, ये अपने आप में समस्या है। आपने तो एक पहलू सुझाया 80% निजी परियोजनाओं के लिए और 70% पीपीपी परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति जरूरी मानी जा रही थी। ये सरकार कह रही है कि अब किसानों की सहमति जरूरी नहीं है और वो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच है। ये सरकार ये भी कह रही है कि भूमि अधिग्रहण के बाद जो सोशल इंपैक्ट पड़ेगा, जो सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन भी बिना किए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया अगर, तो वो भी पीपल ओरिएंटेड अप्रोच है। ये सरकार ये भी कह रही है कि अगर 5 साल के अंदर जो अधिग्रहित जमीन है उस पर काम शुरू नहीं होता है, अगर उसका मुआवजा भू मालिकों को नहीं मिलता है, तो भी ये बात सही है। इसको भी पीपल ओरिएंटेड अप्रोच की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि के लिए संचित जमीन जो है उसका अधिग्रहण भी करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैं एक बात कह दूं कि आज भी 17% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज मुद्दों की बात करूंगा, एक एक पॉइंट का यहाँ रिबटल दूंगा। रागिनी अगर चुप हो जाए तो मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, रागिनी जी ने एक पॉइंट उठाया कि 5 वर्षों के अंदर अगर जमीन पे काम नहीं हो तो जमीन वापस लिया जाता था, अब वैसा नहीं होगा। अब मैं उसकी सच्चाई बताता हूं। ये सेक्शन 101 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 101 में पहले क्या था? पहले था अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, केवल 5 ईयर मेंशन था। 5 साल में काम नहीं हुआ तो जमीन वापस कर दीजिए। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या हुआ है? इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है अ पीरियड स्पेसिफाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी प्रोजेक्ट और फॉर 5 इयर्स विचएवर इज लेटर, अर्थात 5 साल वाला क्लॉज हटाया नहीं गया है। यह कहा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो 5 वर्ष में समाप्त नहीं हो पाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब आप बताइए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आज न्यूक्लियर देश हैं। अगर हिंदुस्तान को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करना है, क्या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा? क्या आपको अगर डैम बनाना है, क्या डैम 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो विचएवर इज लेटर, मैं एक पॉइंट उठा रहे हैं, मैं उसी एक ही बिंदु मैं रागनी आपके पास भी आ रहा हूँ। रागनी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पे विनोद जी मौजूद हैं। विनोद जी, सवाल ये था कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, संबित पात्रा जी बैठे, उन्होंने कहा कि हम बिंदु वाइज एक पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, चाहे वो 5 साल के वाला क्लॉज हो, चाहे वो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जहां तक किसानों के बात थी कि किसानों की सहमति, सरकार ने कहा कि सहमति की जरूरी नहीं, लेकिन संबित जी का कहना है कि राज्य अगर सहमति हो, अगर वो पब्लिक को सहमति से बात बननी है तो वो राज्य सरकार उसमें सहमति ले सकती है। लेकिन विरोध यहाँ पर इस बात का है कि ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून जो 2013 में पास हुआ था, देवेंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये 1894 के बाद 100 साल बाद ये उसमें परिवर्तन किया गया। और जब जो क्लॉजेस जो हटाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रयासों से जुड़े थे। उसमें लेफ्ट और बीजेपी, राजनाथ सिंह उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे, सुमित्रा महाजन जो संसदीय कमेटी है उसकी वो अध्यक्ष थी। राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा मीटिंग करके उसमें ओम प्रकाश धनखड़, डॉक्टर कश्मीर चौधरी और इन सारे लोगों को बुला करके वो सारे क्लॉज जुड़वाए थे। उनके घर में मीटिंगें हुई थी, सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, और बड़े गर्व के साथ इस बात को भाजपा ने घोषित किया था कि ये हमने जो है किसानों को बचा लिया और 80% होनी चाहिए सहमति, 70% भी ज्यादा, ये हाउस में सारे। और वही प्रावधान अब वही सरकार हटा रही, बीजेपी की सरकार। तो ऐसा बीच में क्या हो गया कि जो प्रावधान आपने जुड़वाए थे, चाहे वो 5 साल का वो वाला क्लॉज या वो बहुफसली, समित आप इस पे रिएक्ट करना चाहेंगे कि यही सरकार ने जुड़वाती है बिंद एक और ये क्रेडिट लिया था, सारा श्रेय लिया था जी, और यही सरकार जुड़वाती है बिंद और यही सरकार पीछे बैकट्रैक होती है। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है?
देखिए, मैंने आपको आरंभ में ही ये अंदेशा के साथ कि आप ये सवाल पूछेंगे, मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया था। मैंने कहा था 2013 में जब ये कानून पारित हुआ, उसके बाद लगातार रेवेन्यू मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई। तमाम हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं, कांग्रेस शासित हो या अन्य पार्टी शासित हो, उन सबके रेवेन्यू मिनिस्टर्स बैठे और उन सबकी मीटिंग की मिनट्स लेके बैठा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं केरला का एक शब्द पढ़ देता हूं। केरला के रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा, ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स प्रायर टू प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इज अ हरकुलियन टास्क as the identification of land owners at such initial stage में pose a problem। तमाम स्टेट्स ने, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम स्टेट्स ने यही कहा। तो जो हमने ऑर्डिनेंस पारित किया है, इस ऑर्डिनेंस में हमने कहा है जो 5 क्लॉज हमने एक्सेप्ट किए हैं, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो पीपीपी मॉडल पे हो, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, इन 5 क्लॉज पे हमने अप्रोप्रिएट सरकार को ठहराया है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो वो कंसेंट ले सकती है, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कि कंसेंट नहीं लेना है तो वो नहीं ले सकती है। अगर हरियाणा की सरकार चाहे तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के सहूलियत पे छोड़ा गया है। प्राइमरी स्टेज पर सहमत बनाने की बात ही है। रागनी कुछ जोड़ना चाह रही थी जी। देखिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में केवल सरकारें क्या चाहती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, जनता क्या चाहती है। जो वर्ग आपके निर्णयों से प्रभावित होगा वो वर्ग क्या चाहता है। आज सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर सड़क पर खड़ी हैं। अन्ना हजारे दोबारा आंदोलन करने पर उतारू हैं। 160 से ज्यादा किसानों के संगठन एक तरफ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने ऐसा कहा इसीलिए हम ये कर रहे हैं। केवल रेवेन्यू जनरेशन के लिए, केवल उस कॉर्पोरेट जगत को लुभाने के लिए जिसमें आपकी इलेक्शन फंडिंग की थी, आप भूमि अधिग्रहण के सारे जनवादी प्रावधान बदलना चाहेंगे तो आपको लगता है कि जनता या विरोधी पार्टियां आपका समर्थन करेंगी? माफ कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। रागनी, मैं आप ही के सवाल को देवेंद्र जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं संजय धोत्रे, प्रतीक जी, मैं एक बात जल्दी जी, रागनी मैं आ रहा हूं, आपके पास आता हूं। देवेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि तमाम पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन वाली विरोध में खड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि सिर्फ बात पॉलिटिकल पार्टी गोलबंदी की नहीं है, पॉलिटिकल परसेप्शन की बात नहीं है, हमारे हितों की बात है। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, सवाल यह है कि कृषि योग्य भूमि जो रकबा है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। सवाल किसान बेचना चाहे अपनी सहमति से बेचने को लेकर इस अध्यादेश के मामले में वो चीज आसान है या कठिन हुई है, या लगता है कि मुआवजा बेहतर तरह से किसान को मिला है? देखिए, समझने की जरूरत है कि जो बीजेपी का डिफेंस है अभी इस समय, हम भी सपोर्टर रहे हैं बीजेपी के, हमने भी चाहा था कांग्रेस जाए और बीजेपी आए, लेकिन जो ये बीजेपी का अब जो इनके सारे तर्क हैं, मेरा ये कहना है कि सब गलत है और मैं उनके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूँ हर एक पॉइंट पे कि वो कहाँ पर गलत है। और ये जबरदस्ती, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर्स की बैठक हुई, रेवेन्यू मिनिस्टर्स ऑफिसर्स सारे बैठे और उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि स्टेट में कोई कानून इसी लॉ पे, इसी की कोई उपधारा ऐसी है जो अगेंस्ट है, तो उस पे वो सहमति बनाई जा सकती है। तो क्यों सेंटर को क्या प्रॉब्लम है? जब सारा देश जो है उसके खिलाफ है तो ये क्यों नहीं मान सकते? क्यों है कि कॉर्पोरेट की बात इनको समझ आती है और जनता की बात समझ नहीं आती है? ये बहुत बड़ा अफसोस है और मैं भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं और मुझे लगता है कि संबित पात्रा को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए बीजेपी लीडरशिप को कि ये नहीं अन्याय है देश के साथ, और किसान के साथ ही नहीं देश के साथ भी नुकसान है। देश के साथ भी अन्याय है। जो कृषि एक्सपर्ट है देवेंद्र जी, मैं देवेंद्र जी के पास आता हूँ। डिलन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ विजय लौचोस जी मौजूद हैं, हम इनके पास आएंगे। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा पर। इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त खास तौर से यहाँ पर जंतर मंतर पर क्या नजारा है। सामने तिरंगा और तमाम संगठन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ भी तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, एक्स एमएलए कांग्रेस से विजय लोचक जी मौजूद हैं और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि आप बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन आप बेहद विरोध में हैं इस बिल को लेकर। एक पहलू इसका यह भी है कि अगर कहीं फंस जाता चीज, कहीं मुश्किल में पड़ते, तो किसान कोर्ट में जाने की एक सुविधा थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिसमें लगता है कि कोर्ट भी ज्यादा दखलंदाजी नहीं दे पाएगी।
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब बिल हमारा जो लेके आई है जो सरकार, आज शायद पता नहीं अखबार में था कि पेश होना था, पेश हो गया। तो जो पिछला 2013 का जो बिल था उसमें इतने सालों 100, 150, 120 साल के बाद, इतनी मशक्कत के बाद एक बिल बना और रजामंदी से बना। अब जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि हम हर पॉइंट पे बताने को तैयार हैं, लेट अस हैव ए पब्लिक डिबेट। मैं तैयार हूं पब्लिक डिबेट के लिए। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस तरह से पब्लिक डिबेट हो ताकि हम बताएं सही इनको कहां कहां गलत जा रहे हैं ये, और क्यों ये दबाव में आके सबसे ज्यादा मुश्किलात, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक कौन सा बिंदु आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि पहले तो 1894 के बिल में सरकार जो खरीदती थी तो सरकारी काम के लिए खरीदती थी। अब तो कोई भी खरीद सकता है। आप और मैं एक एसोसिएशन बना लेते हैं, आज आप और मैं एक छोटा सा एक एंटिटी बना लेते हैं, हम भी कह सकते हैं हमें जमीन चाहिए, आपको देना पड़ेगा, एक्वायर कर सकते हैं। ये क्या मजाक हो रहा है देश में? कम से कम ये मुझे क्या मजाक हो रहा है? संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े, रागिनी नायक भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन विनोद जी, बड़ी लंबी सहमति बनी थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति बनी थी, उसके बाद ये बात अध्यादेश आया। जर्नलिस्ट के रूप में मुझे अच्छी तरह याद है, लगभग 2 साल से ज्यादा लगा था इसको सहमति बनाने में। जयराम रमेश जो थे ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की थी, हर दल से बात की थी, लगभग 2 साल लगे थे, तब जाकर ममता बनर्जी तैयार नहीं हो रही थी। फिर कई बार ये विधेयक जो है सदन में आने से पहले अटक गया और तब जाके आम सहमति से दोनों सदनों में पास हुआ था 2013 में, और सबने इसका श्रेय लिया था। सरकार ने भी लिया था, विपक्ष उसमें बीजेपी विपक्ष में उसने भी लिया था, लेफ्ट पार्टी से भी लिया था और जन संगठनों ने भी लिया था। आज की स्थिति, वास्तविक स्थिति ये है कि भाजपा के अंदर खुद सहमति नहीं है इस अध्यादेश को लेकर के। कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझे अच्छी तरह जानकारी है। अब इसको भले संबित पात्रा जी डिनाई करेंगे कि राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री है, जो मौजूदा गृह मंत्री उसमें अध्यक्ष थे, उनकी संस्तुतियों से जो सारी चीजें तैयार हुई थी। आज भाजपा की किसान लॉबी, जो किसान नेता हैं, वो इसको लेकर के बहुत असहज हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय किसान संघ, वो तो आंदोलन में ही शामिल है, केलकर साहब जो है। तो मतलब कहने का अभी पार्टी में ही अंदर से सहमति नहीं बनी। अमित जी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? एक तरफ कृषि वैज्ञानिक खड़े हैं, एक तरफ प्रतिकार, दोनों लोग कहते हैं क्या मजाक चल रहा है, ये मजाक है। आपका कहना है कृषि वैज्ञानिक का, आपका कहना है कि अंदर ही खासतौर से पार्टी के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अमित जी, देखिए प्रतीक, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जैसे कहा रिबर्ट करने के लिए, प्रतीक जी आपने जब अभी पूरा विषय रखा, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लॉज डाल दिया गया है कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये गलत है। आप देखिए जो 8वां नंबर है ऑर्डिनेंस का, उसमें सेक्शन 87 के विषय में बात किया गया है, उसमें 3 लाइन ऐड की गई है पिछले वाले सेक्शन पे। ऐड क्या किया गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट as the case may be, then the case before proceeding into the court has to pass through sanction according to section 197 of the Code of Criminal Procedures। अर्थात कानून जो कहती है 197 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, अगर किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ आप केस करते हैं तो सरकार से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अर्थात राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से आप एक सैंक्शन लेते हैं। ये तो अनुमति लेना ही होता है, ये कानून है हिंदुस्तान का। पिछले वाले बिल में ये कहेंगे कि जब 2 आदमी, लेकिन इसमें जब क्या कहेंगे, जो देवेंद्र शर्मा जी का सवाल था, ठीक है मैं मान लेता हूं कि आपने कहा कि कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे जब 2 आदमी, इनका कहना हम 2 आदमी तय कर लें कि हमें जमीन खरीदनी है और हम जमीन खरीद लें, एसोसिएशन बना के जमीन खरीद लेते हैं, कॉर्पोरेशन बना लीजिए, बना के जमीन खरीद लें। इस पर इनका ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2 आदमी बैठेंगे और बोलेंगे कि जमीन खरीदनी है या हड़पना है तो खरीद लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। 5 क्लॉज लिखे गए हैं, डिफेंस, सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रूरल इरिगेशन है, रूरल हाउसिंग गरीबों के लिए जो एनमास घर बनेगा, चौथा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी का है जिसका मालिक सरकार होगी, और 5वां भी उसी पीपीपी के अंतर्गत में आता है। तो स्वाभाविक रूप से इन 5 क्लॉजेस में ही जाके आप वो भूमि अधिग्रहित कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अर्बन एरिया में 2 गुना होगा और रूरल एरिया में 4 गुना कॉम्पेंसेशन है। आपने कहा कि रूरल में 4 गुना कंपनसेशन है, कंपनसेशन की कमी नहीं। रागनी कुछ इस पर रिएक्ट करना चाह रही थी, खासतौर से इस क्रॉस पे। जी रागनी। प्रतीक जी देखिए, तकनीकी जटिलताएं और व्यवहारिक राजनीति दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो उनको उलझाने की आप 4 स्टेटमेंट पढ़ दें और ये समझें कि व्यवहारिक राजनीति में भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसा होता नहीं है।
अब आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लॉज के, इतना ओपन एंडेड क्लॉज है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के नाम पर निजी परियोजनाओं को कितना ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और उसके तहत किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और इससे पहले जो मैंने बात कही कि इस तरह से ऑर्डिनेंस राज देश पर थोपने की जरूरत क्या है? यदि संसद ने सर्वसहमति के साथ एक कानून को पारित किया है तो उसको हटाने के लिए आप संसद का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा आपको। और लोकतंत्र की मजबूती तभी हो सकती है जब सहमति का वातावरण बने। आप संवादहीनता थोप कर देश पर अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि अकोला के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय धोत्रे, उन्होंने बकायदा एक रैली में अपने बयान में कहा है कि जो किसान मर रहे हैं वो मरे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, और जब उनकी फसल खराब होगी हम तब निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं यही किसान विरोधी, कृषि विरोधी भावना जो है वो एनडीए सरकार की तमाम परियोजनाओं, नीतियों और कानूनों में झलक रही है। जी, मैं किसान विरोधी जो आपकी बात है उस बात, जी बोलिए। प्रतीक, मैं बड़ी विनम्रता के साथ रागिनी जी को और कांग्रेस को याद दिलाना चाहूंगा कि ये सरकार अहंकार में विश्वास नहीं रखती है। नंबर 1, जहां तक ऑर्डिनेंस राज का सवाल है, आपको ध्यान होगा अभी अरुण जी ने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा है कि 336 ऑर्डिनेंस पास किए गए थे और 80% ऑर्डिनेंस कांग्रेस के समय पास किए गए थे। तो ऑर्डिनेंस राज किसका था, ये चिंता करिए। दूसरा, आज अन्ना हजारे और हमारे सारे भाई विरोध कर सकते हैं, ये भाजपा की सरकार है, मगर आपको याद होगा अन्ना हजारे के साथ, रामदेव बाबा के साथ क्या किया था यूपीए की सरकार ने, लाठी मार मार के उन्हें जेल में डाला था। हम इस प्रकार की राजकता और अहंकार में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे इस मुद्दे पे बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको राजनीति के गलियारे में इस तरह से कतई मत कीजिए। हाँ रागिनी, मैं एक छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद विनोद जी के बात आना चाहूंगा कि रामदेव बाबा के साथ क्या हुआ, आंदोलन में क्या हुआ, इस मुद्दे को वहां पे ना भटकाया जाए। मैं बिल्कुल जी। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में जनता ने 80% मौका कांग्रेस पार्टी को ही सरकार चलाने का दिया। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी नाराज होती रहे या रोती रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप डंडा मारेंगे? आप देख लीजिए, हमने औसतन 1 साल में 9 अध्यादेश हम लेकर आए। ये 7 महीने में 10 अध्यादेश लेकर आए हैं। हम फूड सिक्योरिटी बिल जैसे अहम मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आए। ये भूमि अधिग्रहण कर किसानों की जबरिया जमीन छीनने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अध्यादेश किस लिए लाया जा रहा है। अरुण जेटली 2013 सितंबर में संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऑर्डिनेंस केवल तभी आएगा जब इमरजेंट सिचुएशन हो। जी रागिनी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं एक रिएक्शन जानना चाहता हूँ। लगता है कि इस पूरे अध्यादेश में जिस तरह से सरकार लाई, एक तो अध्यादेश में पूरी बहस है कि अध्यादेश नहीं आना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो यूपीए सरकार है वो 300 से ऊपर अध्यादेश ले आई। उस बहस पे मैं नहीं जा रहा। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता, ये कहीं ना कहीं ये विचार बन रहा है कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है, जैसा कि यहाँ पे मंच पे बराबर लगातार बोला जा रहा है। ऐसा इस अध्यादेश के जरिए है। आप मुझे बताइए, और जमीन कहाँ से खरीद रहे हैं? रेस कोर्स की जमीन खरीद के दिखा दीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। जवाब देता हूँ मैं इसका। जी, गोल्फ कोर्स जो है हमारे दिल्ली में 20 है, वो जमीन खरीद लीजिए, वहां पे इंडस्ट्री बन सकती है। कि किसान की जमीन क्यों ली जा रही है, क्यों हटाई जा रही है? दूसरी बात यह है कि जमीन चाहिए क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। SCZ जब आए थे तो भी यही कहा गया था 45,000 हेक्टेयर, 1,25,000 एकड़ जमीन जो है उसका क्या हुआ अभी तक? कहीं डेवलपमेंट हुई है, कोई ग्रोथ हुई है, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई है, कोई जॉब क्रिएशन हुई है? उसकी बात क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा कि SCZ फेल हुए, क्यों हुए? पहले ये तो बताइए, वो 45,000 हेक्टेयर जमीन कम नहीं होती है, वो कहाँ गई, किसने गबन किया है, किसके हाथ में है वो? सवाल इस बात आपको विनोद जी, एक बहस का एक सिरा यहाँ पे भी आके रुकता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है देवेंद्र जी कि 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन इस देश में गैर कृषि जमीन है, बैरन लैंड है। मैं कह रहा हूं उस जमीन को अगर आप उद्योगों को दें तो किसको आपत्ति है? जो बहुफसली जमीन है अगर आप उसको दे देंगे तो आपकी जो खाद्य सुरक्षा है, जो बड़ी मुश्किल से अचीव हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन और जय जवान जय किसान का नारा देकर के लाल बहादुर शास्त्री जैसे
पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भाखड़ा नागल बांध बना करके जो आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सारे राज्यों में जो आज आप पूरी तरह से खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हैं। जैसे ही आपकी वो जमीन जाती है, आप देख लीजिए आज दिल्ली के आसपास, हर देश के हर बड़े शहर के आसपास खेती खत्म हो गई। मैं आपको बता दूं विनोद जी, सामने किसान खड़े हैं, हालांकि नेता हैं, कांग्रेस के हैं, XMLA हैं। आप इस आंदोलन में यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, मुझे ये जानना बताइए शॉर्ट में। देखिए, मैं सबसे पहले किसान हूँ और दिल्ली का ही किसान हूँ। मैं विनोद जी ने जो बताया इसमें दो है, सहमति से ये बना था। आज जो ये अभी संबित पात्रा के बारे में आप बता रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ रेल के लिए, डिफेंस के लिए और चीजों के लिए तो मुआवजा हो सकता है। अब PPP में मुआवजा कहाँ सिद्ध करोगे जब लेने वाला इंडस्ट्री और हम देने वाले किसान, हम अपने आप में जाएंगे। जो अध्यादेश किस लिए ला रहे हैं, किस लिए सहमति क्यों नहीं हटा रहे हैं, बताओ क्यों हटा रहे हैं? आपका ये क्लॉज जो PPP वाला क्लॉज है, इसमें कहा कि 70% सहमति जो अनिवार्य था, जो वाली बात वो हटा दिया। वो हटा दिया है, क्यों हटाई? सरकारी जमीन को मैं समझता हूँ एयरपोर्ट के लिए, सरकार रेल के लिए, लेकिन सबसे पहले ये हटा रहे हैं। फिर 5 साल की संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि इस सवाल का जवाब भी जानना बेहद जरूरी है। अभी वक्त एक थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए खास बहस जंतर मंतर से। अधिग्रहण हम जब करते हैं तो बड़ी तादाद में करते हैं। समझो इतनी ज़मीन हमने उसका अधिग्रहण कर दिया, अब हमको ज़मीन लगती है इतनी सी और है हमारे पास इतनी, तो ये जो इतनी बची है जिनके लिए उनको वापस दो। ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी पूंजीवादी को मिले और वो वहाँ उनके पास जाए, वो सही नहीं लगता। तो मतलब दोनों ज़रूरी, अधिग्रहण भी ज़रूरी है, लेकिन अन्ना साहब ये नहीं कहेंगे कि अधिग्रहण मत करो। मुझे मालूम नहीं उनका, मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो मुद्दा उठाया उन्हें, अधिग्रहण जो है कि पूंजीवादियों के लिए इन्होंने ये कायदा बनाया है, तो वो मुझे ऐसे नहीं लगता। अधिग्रहण ज़रूरी है, लेकिन अधिग्रहण करते वक्त इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जंतर मंतर से हमारी खास कवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ जनता भी मौजूद है, एक्सपर्ट भी मौजूद है और मुद्दा वही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर हो रहा है। एक कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना। विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, विजय लोचक जी मौजूद हैं, XMLA हैं दिल्ली से। सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं ऐसा विरोध ऐसा हो रहा है जैसा जंतर मंतर पर यही सरकार अभी 9 महीने पहले आई है। अभी हमारे साथ संबित पात्रा जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, पॉइंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, इसके बाद आप विरोध कर रहे हैं सरकार को, क्योंकि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 9 महीने के अंदर सरकार जनता विरोधी लगने लगी लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है, दरअसल ये वही जंतर मंतर है, वही अन्ना जी हैं। इसी जंतर मंतर पे आके जब अन्ना जी बैठे थे 2012 और 2013 के दौरान की बात है, तो अन्ना जी भी अच्छे थे, जनता भी अच्छी थी, सरकार UPA की थी, सब कुछ अच्छा था। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की जो हार हो गई उसके बाद लगा कि नहीं यही मौका अच्छा है? और आज नहीं विनोद जी, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की हार के बाद लगा लोगों को ये घेरने का वक्त सबसे अच्छा है? नहीं, ये तो देखिए ये तो मैं इसके अब दिल्ली की हार के बाद क्या हुआ, ये तो एक राजनीतिक विश्लेषण का विषय है। निश्चित रूप से दिल्ली की हार के बाद जो सरकार के विरोधी जो ताकतें हैं, विपक्षी ताकतें हैं, मतलब उनका हौसला तो बढ़ा ही है, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता सरकार जन विरोधी है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जन विरोधी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को कम से कम जनता की भावनाओं, कोई भी कदम लेने से पहले एक फीडबैक जो होता है, वो फीडबैक आप कहां से लेंगे? आपका पार्टी का तंत्र है, आपके MPs हैं, आपके मंत्री हैं, आपके जन संगठन हैं, उनके जरिए एक फीडबैक अगर आप ले करके कोई कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस क्यों फेल हुई? अगर अभी बाबा रामदेव के आंदोलन की बात की जा रही थी तो उन्हीं सब वजहों से कांग्रेस 44 में पहुंची। तो जो कांग्रेस ने किया वही अगर आप करेंगे तो आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आपके पीछे तमाम संगठन के लोग, जनता के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। आपको क्यों लगता है कि ये कदम जो है सरकार का ठीक नहीं है? नहीं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस, जिस वजह से कांग्रेस गई थी उसी वजह से ये BJP भी करने लगे। तो आपका विरोध का मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि आपको लग रहा है कि ये सरकार में अहंकार है, या मुद्दों पे आपका विरोध है? नहीं, मुझे जो लग रहा है वो सरकार में जो है अहंकार का मुद्दा है। अहंकार का मुद्दा आपको लगता है? जी, आपको लगता है मुद्दे पे मुद्दा है? नहीं, ये अहंकार का मसला है और ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, गरीब को, किसान को मारने का ये मठंगत रच रहे हैं। सर, ये थोड़ी अहम की लड़ाई भी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी अहम की लड़ाई है, लेकिन मुद्दे पे जो है सरकार कह रही है कि हम
जनता के, किसानों के हित की बात करें, लेकिन जनता सुनना नहीं चाहती क्योंकि विरोध की भाषा बोल रही है। जनता थोड़ा सा एकदम से जोश में आ जाती है, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए जनता को भी। जी, लेकिन मैं जनता से बात करना चाहता हूं। 80% नहीं, हमको हक मिलना चाहिए कोर्ट जाने का। आप बगैर मेरे मर्जी से आप मेरी जमीन कैसे ले लेंगे? आप बगैर मेरे मर्जी से सहमति जरूरी है, आपको लगता है? जी, कहाँ से आए आप? कहाँ से? मैं रोहिणी प्रशांत बिहार से। जी, आगे आइए। अम्बेडकर नगर से। जी, आपको क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पे क्यों शामिल हुए हैं? श्रीमान जी, नरेंद्र मोदी जैसी भ्रष्टाचार सरकार जो देश को बेच देगी, गौतम आप अभी 9 महीने पहले यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था। अब आपकी भाषा और आपको लगता है ऐसे मुद्दा लगा कि जो आपको विरोध का है? 9 महीने में इन लोगों ने जनता का जो वोट लिया वो धोखा दे करके लिया। आपको लगता है धोखा दे के लिया? आप जनता यहाँ पर जो आप लोग मौजूद हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, इधर। हाँ, बोलिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, क्या बोलना? अगर कोई भी काम हमारी सहमति के बिना होता है तो हमारे लगता है कि सरकार ने सहमति नहीं बनाई? एक मिनट, जो अंग्रेजों की सरकार थी वो अपनी मनमानी से शोषण करती थी, और इसमें क्या हुआ है कि किसानों की मर्जी के बिना जमीन छीनी जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो वो भी तो शोषण हुआ हमारा। सरकार का कहना है कि हम सहमति से काम कर रहे हैं, किसानों की सहमति होगी। उसमें साफ लिखा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट जाने का भी है, प्राविधान है उसमें। अभी बोल रहे थे, अभी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं है। मेन चीज क्या है कि अगर सरकार को वहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, जो बंजर जमीन है, जहाँ खेती नहीं की जा सकती, जहाँ पहाड़ है, वहाँ पर बनाइए। विजय लोचा जी, आप देखिए, मैं जब अभी संबित पात्रा की आपके द्वारा बात सुन रहा था, कह रहा मुद्दा नहीं, पीपीपी क्या मुद्दा है, 5 वर्ष क्या मुद्दा है, ये मुद्दे ही तो हैं। कंपनसेशन क्या मुद्दा? हम मुद्दों पे ही तो विरोध कर रहे हैं अध्यादेश का। कौन सा वो कह रहे हैं मुद्दों पे बात नहीं हो रही? अहम में तो वो है, हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इनकी सहमति से अध्यादेश जो लाया, बिल बना था, वो अध्यादेश जब इनको ही नहीं लगता था। ये यहाँ पर बहरहाल आज दूसरा दिन है आंदोलन का, जनता भी मौजूद है, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जंतर मंतर में एक बार फिर आंदोलन की धारा तेज है। आज अभी बस सिर्फ इतना, खबर को हम अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए IBM 7।